दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत सरकार ने एक नया फॉर्म जारी किया है। अगर आप उस फॉर्म को एक बार फिलअप करके अपने उस वाले बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, कौन से वाले बैंक, जिसमें आपको सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम आ रही हो, या फिर उस बैंक अकाउंट में आपका पेंशन आ रहा हो, या फिर दोनों आ रहे हो, तो एक बार आपने उस फॉर्म को फिलअप कर दिया और एक बार आपने अपने उस वाले बैंक में इस फॉर्म को डिपॉजिट करवा दिया, तो आपका लाइफ टाइम ना ही कभी टीडीएस कटेगा और ना ही लाइफ टाइम आपको कभी भी जिंदगी में आईटीआर फाइल करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है ये फॉर्म, कौन कौन से सीनियर सिटीजन एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिलअप करने के सारे फायदे क्या हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने फॉर्म नंबर 125 यानी 125 रिलीज किया है। सारे के सारे सीनियर सिटीजन इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इसमें कुछ कंडीशन है। अगर आप उन कंडीशन को फुलफिल कर देते हो और इस फॉर्म को फिलअप करके बस एक बार बैंक में जमा कर देते हो, तो ना ही आपका लाइफ टाइम कभी कोई टीडीएस कटेगा और ना ही कभी आपको जिंदगी में आईटीआर फाइल करने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कैसे आप इस फॉर्म नंबर 125 यानी 125 को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप स्क्रीन पे फॉर्म नंबर 125 देख सकते हो। सीरियल नंबर 1 पे है नेम, तो आप अपना जो भी ऑफिशियल नाम है उसमें भर सकते हो। नंबर 2 पे है एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है आप उस एड्रेस को सीरियल नंबर 2 पे भर सकते हो। फिर आपको अपना पैन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर लिख देना है सीरियल नंबर 3 पे। फिर आता है सीरियल नंबर 4 पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वहां आपको फिलअप कर देना है। फिर आता है सीरियल नंबर 5 पे टैक्स ईयर, तो टैक्स ईयर में आपको ध्यान रखना, लिखना है 2026-27। फिर आता है ईमेल आईडी, जो भी आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी हो वो आपको भर देना है। फिर नंबर 7 पे आता है कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें आपको कंट्री कोड में +91 लिखना है और फिर आपका जो भी नंबर है वो इसमें भर देना है। फिर सीरियल नंबर 8 पे आता है नेम ऑफ द स्पेसिफाइड बैंक, जिस बैंक में आपकी इंटरेस्ट इनकम, वो भले ही आपकी फिक्स डिपॉजिट से आती हो या सेविंग अकाउंट से आती हो या फिर पेंशन इनकम आ रही हो उस बैंक में आपकी, केवल एक बैंक का नाम ही आप लिख सकते हो, तो उस बैंक का नाम लिख देना है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो सरकारी बैंक होनी चाहिए। सीरियल नंबर 9 पे है नेम ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम वेयर यू आर ड्रॉइंग द पेंशन, जिस भी एम्प्लॉयर से आपका पेंशन इनकम आ रही हो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं आ रही हो तो आप NA यानी नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो। सीरियल नंबर 10 पे तो आपका PPO नंबर, अगर आपको पेंशन इनकम आ रही है तो आपको आपका PPO नंबर लिख देना है। अगर आपको पेंशन इनकम नहीं आ रही है कहीं से तो आप यहाँ पे भी NA यानी नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो। सीरियल नंबर 11 पे डिटेल्स ऑफ द अकाउंट मेंटेन्ड विद द बैंक, उसी बैंक का नाम लिखें जिसमें आपकी पेंशन या इंटरेस्ट इनकम आ रही हो, वह सरकारी बैंक होना चाहिए। तो उस बैंक से जुड़े हुए जो भी आपके अकाउंट नंबर है यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। फिर आप इसमें इंडिविजुअल अकाउंट है या जॉइंट अकाउंट है वो चूज कर सकते हो। सीरियल नंबर 12 पे क्या लिखा है, वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिमी अंडर सेक्शन 202, अगर आप न्यू टैक्स रेजिमी से ऑप्ट आउट कर लेना चाहते हो तो आपको यस टिक करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रेजिमी से ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते तो आपको नो टिक करना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रेजिमी में ना जाए, न्यू टैक्स रेजिमी में ही रहें। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बाकी आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो। तो दोस्तों, अब आपका सवाल होगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा कि न्यू टैक्स रेजिमी में ही बने रहें। वेल, मैं अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ कि न्यू टैक्स रेजिमी में 12 लाख रुपए तक की आपकी इनकम टैक्स फ्री होती है। 12 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो बैंक आपका टीडीएस काटेगा। कितना टीडीएस काटेगा? जितना आपके ऊपर टैक्स बनेगा। ऐसा नहीं कि 10% काटेगा। अगर आप न्यू टैक्स रेजिमी में बने रहते हैं और आपने एक बार इस फॉर्म नंबर 125 को फिलअप कर दिया तो 10% टीडीएस नहीं कटेगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 12,01,000 है और आपने इस फॉर्म को फिलअप करके अपने बैंक में जमा कर दिया तो आपका कितना टीडीएस कटेगा? 1,000 रुपए बस टीडीएस कटेगा। आपका उतना ही टीडीएस कटेगा जितना आपका एक्चुअल टैक्स बनता है और आपको आईटीआर फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है लाइफ टाइम के लिए। अब चलिए नजर डालते हैं फॉर्म के डिक्लेरेशन वाले पार्ट पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डिक्लेरेशन वाले पार्ट पे आपको सबसे पहले आई के आगे अपना नाम लिख देना है, फिर आपका पैन नंबर लिख देना है और फिर आपको डेट डाल देनी है, प्लेस डाल देनी है जहां आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फिर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं उन एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में कि कौन कौन से सीनियर सिटीजन इस फॉर्म नंबर 125 को भर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, न्यू इनकम टैक्स एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 393 ओनली स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ही इस फॉर्म नंबर 125 को भर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दो कंडीशन है वो क्या क्या है? एक तो आपकी उम्र 75 इयर्स या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए और दूसरा आपका स्टेटस रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, यानी अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि बाकी कंडीशंस क्या क्या हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो अगर आप उन सीनियर सिटीजन में से हो जिनकी इनकम पेंशन इनकम है या फिर ओनली इंटरेस्ट इनकम है तो आप एलिजिबल होते हो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और इंटरेस्ट इनकम कहां से आ रहा है? सेविंग अकाउंट से या फिर फिक्स डिपॉजिट से। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था एक ही सरकारी बैंक में आपके ये सारे इनकम आने चाहिए। तो दोस्तों, है ना मजेदार वाली बात? नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपकी जिम्मेदारी कम हो गई है और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये फॉर्म फिलअप करके बैंक में बस एक बार जमा कर देना है। फिर वो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो कितना टीडीएस काट रहा है, कितना डिडक्शन को कंसिडर कर रहा है और फिर उसी हिसाब से आपका उतना ही टीडीएस कटेगा जितना आपके ऊपर टैक्स बनेगा। अगर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बन रहा तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो अपने सारे दोस्तों, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। तो दोस्तों, मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।